में there is a college review also, PSIT college review. जाके उनकी ईमेल एड्रेस फाइंड करके और डीआरडीओ के साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर फाइंड करके वहां से ईमेल एड्रेस निकाल के उन्हें मेल करता था फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जैसे हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज के हो गए। तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरे कॉलेज ने पेपर पब्लिश करने में, अपने रिसर्च कैरियर को इनहांस करने में। मुझे आई थिंक मिड ऑफ थर्ड ईयर के बाद मुझे कभी भी क्लास में नहीं बैठना पड़ा रेगुलरली। मैं रिसर्च लैब में बैठता था, अपना रिसर्च का वर्क करता था। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता था, तो अप्रॉक्स 4 to 6 मैं डीएसए को देता था, और अगर मुझे डीएसए पढ़नी होती थी तो मैं 4 AM to 6 AM डीएसए पढ़ता था। हेलो गाइस, जिस ज़माने में हमें इंटर्नशिप नहीं मिलती, हमें इंटर्नशिप की टेंशन रहती है, उस ज़माने में इनको काफ़ी इंटर्नशिप्स के ऑफर आए हैं, जैसे कि फ्रॉम आईआईटी, डीआरडीओ, काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट से। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल मेंटर विद अस, शौर्य प्रताप सिंह, हु हैज डन हिज रिसर्च इंटर्नशिप फ्रॉम डीआरडीओ एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने अपनी वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप भी करी है एंड काफ़ी कुछ करा है। सो फर्स्टली आई वेलकम यू टू द टुडेज सेशन। एंड गाइज, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। रिसर्च इंटर्नशिप होती क्या है, डीआरडीओ में रिसर्च इंटर्नशिप कैसे पाएँ, और अपनी क्या प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। गाइज, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज एंड में देयर इज़ अ कॉलेज रिव्यू ऑल्सो, PSIT कॉलेज रिव्यू, बिकॉज द मेंटर इज़ फ्रॉम PSIT कॉलेज। तो हमने कॉलेज के बारे में भी डिस्कशन करा है, कॉलेज में कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो ज्वाइन करनी चाहिए, सजेशंस फ्रॉम द मेंटर्स, आपको कॉलेज में थोड़ा क्या करना चाहिए, कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज एंड में कॉलेज रिव्यू है, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो कैन यू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ? Hello, my name is Shwar Pratap Singh. I'm a 2024 BTech graduate and currently working at a DRDO. And till now, I have 6 research paper, 3 review paper, and 1 book chapter, and also and also one offer from software-based company called Propel. And that's all about me. तो जहाँ पे लोगों को इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, इतना टेंशन रहता है इंटर्नशिप्स का, तो वहाँ पे आपको आईआईटी से भी ऑफ़र आया, तो आपने इसरो में भी अप्लाई करा था, देन डीआरडीओ से भी आपको ऑफ़र आया, एंड आपने फाइनली डीआरडीओ के साथ जाने का चूज़ करा। तो इतना सब कैसे आपने अप्लाई करा, एंड रिसर्च इंटर्नशिप होती क्या, उसमें थोड़ा वर्क क्या रहता है, आप उसके बारे में बताओगे? एक्चुअली मैंने अपने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था कोडिंग एंड ऑल दिस रिसर्च जर्नी। और सेकेंड ईयर के लास्ट तक मेरे पास ऑलमोस्ट 2 रिव्यू पेपर्स थे, और उन्हीं पेपर्स को मैंने बेस बना के आईआईटी, इसरो और डीआरडीओ में अप्लाई करना चालू किया था। और लकली आफ्टर 300 400 मेल्स आई गॉट selected in a 2 internship. One is from IIT Kanpur and another is from DRDO. And DRDO internship, I chose DRDO internship because they have a lot of exposure in comparison to IIT Kanpur. So that's why currently I'm working in a DRDO as an intern. तो उसमें मतलब यही वर्क रहता है, हमें किसी टॉपिक पे थोड़ा अच्छा एक डिटेल्ड एनालिसिस करना है, राइट? I think research internship is all about doing an in-depth analysis and reading about the topic. And after you have some basic understanding about the topic, you try to add something about that field and try to modify something in that field. So I think this is a research internship. All this. ओके, तो आपने अप्लाई कैसे करा इंटर्नशिप्स के लिए, लाइक मेनली दिस रिसर्च इंटर्नशिप? एक्चुअली जो मैंने कोल्ड मेलिंग चूज की थी अप्लाई करने के लिए, और मैं डीआरडीओ की सभी लैब्स की वेबसाइट पे जाके उनकी ईमेल एड्रेस फाइंड करके और डीआरडीओ के साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर फाइंड करके वहां से ईमेल एड्रेस निकाल के उन्हें मेल करता था। जो मेल का फॉर्मेट था वो मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, 3 to 4 लाइन इंट्रोडक्शन एंड देन प्रोफेसर स्केल आवर्स एंड देन फिर माई रिज्यूमे। और इसी को मैं फॉलो करता रहा, और after 300 400 mails I got selected in a DRDO and IIT Kanpur and I chose DRDO. तो लिटरली आपने 300 400 मेल्स करे थे? हाँ, और करंट में मैं ट्राई कर रहा हूँ फॉरेन रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, और करंट में भी मेल करता हूँ, तो फिर वो चलता ही रहता है। अच्छा, तो जो जैसे आपने मेल करे थे, तो वो कौन सी ड्यूरेशन वगैरह, कुछ ऐसी ड्यूरेशन भी होती है कि इस टाइम पे आपको करना है तो आपको एक हायर चांसेस है कि आपको एक रिप्लाई बैक मिले? हाँ, डीआरडीओ की वेबसाइट पे मेंशन होता है कि इंटर्नशिप ओपनिंग्स हैं वहाँ पे, तो मैं उसे फॉलो करता था, डेली टू डेली चेक करता था। तो फिर वहीं से मैंने जब देखी ओपनिंग्स हैं तो फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। और
वैसे आईआईटीज में उतनी ज्यादा कुछ ओपनिंग्स आती नहीं है पब्लिकली, पर फिर भी आप अप्लाई करते रहे, अगर उनके पास कुछ होता है तो फिर वो आपको रिप्लाई बैक जरूर करेंगे। और ये जो इंटर्नशिप होती है ये ऑफलाइन होती है या फिर ऑनलाइन, एंड उसकी ड्यूरेशन क्या, मतलब कितने मंथ्स इंटर्नशिप होती Definitely going, definitely going to be offline, and minimum duration of the internship is going to be 4 months, and maximum it's going to be 6 months. है? ओके, एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वर्दी इनफ है इंटर्नशिप, क्योंकि काफी लोगों को लगता है रिसर्च इंटर्नशिप है तो इतनी वर्दी नहीं है, तो ऐसे। ये बिल्कुल वर्दी, अगर आप मास्टर्स करने का ट्राई कर रहे हैं या फिर आप एसोसिएट साइंटिस्ट का ट्राई कर रहे हैं इन फैंग कंपनीज में एक रोल होता है एसोसिएट साइंटिस्ट का, जो कि उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर अगर आप उसके लिए ज्यादा ट्राई कर रहे हैं तो रिसर्च इंटर्न बहुत ज्यादा वेटेज रखती है। अगर आप मास्टर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस लैब में मैं काम करता हूँ, मेरा ही कलीग है, वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में सेलेक्ट हुआ है। तो उसमें जो डीआरडीओ की इंटर्नशिप थी उसने बहुत ज्यादा एक अच्छा रोल प्ले किया है। तो ये हाँ वर्दी इनफ है, अगर आप इसे अच्छी जगह पे यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा। एंड ये जो रिसर्च इंटर्नशिप ही उनके लिए भी है जो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं जॉब पर्पस, या फिर सिर्फ मोस्टली जो काफी डीप हायर स्टडीज के एक अच्छे फील्ड में डीप रिसर्च में जाना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च माइंड होना सबके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी आपको कुछ नई चीजें ऐड करनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही लूप को बार बार रिपीट कर रहे हो, आपको भी वहां पे कुछ नया ट्राई करना होगा, कुछ नया सोचना होगा। तो रिसर्च माइंड होता है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर आप कोई रिसर्च इंटर्नशिप कर देते हो तो आपका माइंड सेट वैसा डेवलप हो जाता है कि हाँ मुझे इसके इन डेप्थ में कैसे जाना है, मुझे कुछ नया कैसे ट्राई करना है, मुझे कुछ नया कैसे ऐड करना है, ये सारी चीजें आप सीख जाते हो। तो यहाँ पर रिसर्च इंटर्न काफी अच्छा रोल प्ले करती है। मुझे लगता है कि हाँ सभी को कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, बेसिकली फॉर 1 मंथ 2 मंथ डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट। एंड आपने कैसे आइडेंटिफाई करा कि आपको हाँ रिसर्च इंटर्नशिप में जाना है, एंड आप कौन सी फील्ड में आपने कैसे डिसाइड करा? कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, मैंने जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो मैंने जब बीटेक का एनालिसिस किया उनके सारे सब्जेक्ट्स को देखा, तो हाँ मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में। और फिर जब मैं उस प्रोफेसर को सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे तो मैं इवैल्यूएट करता था कि हाँ मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है उसमें। तो वैसे ही मेरे सेकेंड सेमेस्टर में आई थी, सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आई थी, जो कि क्रिप्टोग्राफी से जुड़ी हुई होती है। तो फिर प्रोफेसर्स ने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया और मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया, तो फिर मैं प्रोफेसर के साथ अलाइन होके और उसी पे काम करना चालू किया और मुझे इंटरेस्ट आता गया, और फिर मैंने वही फील्ड को चूज कर लिया। और उसी में अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ और बाकी सारे पब्लिकेशंस मैं उसी फील्ड से रिलेटेड ही करता हूँ। अच्छा, एंड इससे पहले मतलब क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए अगर कोई इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मतलब प्रिपरेशंस आपने क्या करी थी बिफोर फाइनली लैंडिंग अप टू एन इंटर्नशिप? मुझे लगता है कि अगर आप रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं या फिर रिसर्च कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना इंटरेस्ट पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप रिसर्च उसमें कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट पता है और आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो उतने ज्यादा कुछ कठिन नहीं होने वाला, सब कुछ आराम से हो जाएगा। पर अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तब तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल आने वाली है आगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको आपका इंटरेस्ट फाइंड करना चाहिए, फिर आपको उस फील्ड के बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, और फिर आपको जानना चाहिए कि करंट में क्या रिसर्च चल रही है उस फील्ड में, करंट में जो रिसर्चर हैं वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन से टॉपिक को उठा के वो रिसर्च कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपको कुछ ट्राई करना चाहिए कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप कौन सा टॉपिक चूज करोगे रिसर्च के लिए। मुझे लगता है आपको ये तो जरूर ही पता होना चाहिए, कुछ दो तीन बेसिक चीजें हैं। तो जैसे कि जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि डीएसए एंड ऑल, तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है इस चीज के लिए? हाँ, क्योंकि मेनली अगर आप रिसर्च फील्ड करो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना दूं, अगर मैं क्रिप्टोग्राफी पे काम कर रहा हूँ तो जो मुझे मैथमेटिक्स के साथ भी डील करना पड़ता है, और मैथमेटिक फंक्शन को मुझे प्रोग्रामिंग में भी चेंज करना होता है, उन्हें ऑप्टिमाइज भी करना होता है, उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी होती है, उनकी हम्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी होती है। तो डीएसए, अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं तो डीएसए तो हर जगह यूज हो रही है, भले आप कॉर्पोरेट में हैं या फिर रिसर्च में हैं, तो डीएसए तो इम्पोर्टेंट है। आ, आप जितना एफिशिएंटली एल्गोरिथम पे बिल्ड कर पाते हो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो डीएसए गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो आपको सजेस्ट करोगे कुछ स्टडी रिसोर्सेज जो भी मतलब दूसरे लोग प्रिपेयर करें, कि आपने कहाँ से स्टडी करी, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स? अगर मैं डीएसए की बात करूं तो मैंने डीएसए के लिए मोस्ट फेमस स्ट्राइवर को ही फॉलो किया था, टेक यू फॉरवर्ड, ओके। और अभी भी फॉलो करता रहा हूं। पर अगर मैं बात करूं कि मैंने जो रिसर्च कैरियर कैसे इनहांस किया था अपना, वो मैं जो आइडियल रिसर्च पेपर होते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के, जैसे हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज के हो गए, तो मैं वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके रिसर्च पेपर को रीड करता रहा हूँ, और कुछ जो आइडियल बुक्स होती हैं
मैं उन्हें पढ़ता रहूं, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। और मेरी एक बहुत अच्छी आदत रही है कि मैं हमेशा जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के रिज्यूमे रिव्यू करता रहता हूँ खाली समय में बैठ के। तो मुझे वहां से कई कई नई चीजें पता चलती हैं कि अच्छा वहां पे ये चल रहा है, ये स्टूडेंट ये कर रहा है। तो वहां से भी मैं कई नई चीजें सीखता हूँ और ट्राई करता हूँ उन्हें करने का और एक्सपीरियंस लेने का। तो ये सारी चीजें मैं परफॉर्म की थी और भी करता रहता हूँ। ये बहुत अच्छी हैबिट है क्योंकि काफी लोग इतना टाइम यूज नहीं करते अपना, वो डिफरेंट चीजों में लगा देते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम तो मैं कम ही यूज कर रहा हूँ, उसके बजाय मैं रिज्यूमे रिव्यू करता रहता हूँ सबके। हम्म। एंड अगर जैसे कि आपने कहा कि इतना सा आपने करा, रिसर्च पेपर्स को देखना, रिज्यूमेस देखना, उसके बाद अगर आप देखते हो तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, तो इतने सब में हम्म। टाइम कैसे आप मैनेज करते थे? बिकॉज बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज की स्टडीज भी रहती हैं और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेशर्स रहते, तो आपने ये सब में कैसे मैनेज करा? एक्चुअली जो मेरी कॉलेज की टाइमिंग थी वो 9 to 5 और मंडे टू फ्राइडे थी। तो उस 9 to 5 में तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाता था। और मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता था, तो अप्रॉक्स 4 to 6 मैं डीएसए को देता था। और अगर मुझे डीएसए पढ़नी होती थी तो मैं 4 AM to 6 AM डीएसए पढ़ता था। और इवनिंग टाइम जो मेरा था उसमें मैं अगर वेब डेव को करना हुआ तो वेब डेव मैं इवनिंग टाइम पे करता था। और जो मेरा मेनली रिसर्च का काम होता था मैं उसे सैटरडे संडे को ही करता था। तो मैं इसी को फॉलो करता रहा हूँ सेकेंड ईयर से अपने फोर्थ ईयर तक। और इसी से मुझे ग्रोथ मिली है, तो मैं उसे अभी भी फॉलो करता हूँ। अपने जॉब टाइमिंग जो मेरी 9 to 4 है, उसके बाद मैं मॉर्निंग में अगर मुझे डीएसए करना होता है तो मॉर्निंग में मैं डीएसए करता हूँ और रिसर्च का सारा काम सैटरडे संडे को ही करता हूँ। ओके। तो अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि आपने रिसर्च इंटर्नशिप क्यों चूज करी? लाइक आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते थे, आपके अंदर इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है कोडिंग की, तो व्हाई नॉट कॉर्पोरेट लाइक? Actually, it depends on the interest. I think having the good research ability is going to be far better than to a corporate employee. आप देख ही रहे हो ले ऑफ कितने चल रहे हैं। ले ऑफ इसी वजह से चल रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ नया करने की स्किल नहीं होती है, वो वही सेम चीज को रिपीट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके अंदर रिसर्च माइंड है, अगर आप रिसर्च माइंडेड पर्सन हो और आपके अंदर कुछ न्यू करने की एबिलिटी है, तो आप खुद का स्टार्टअप भी डाल सकते हो। आप नई चीज को बहुत अच्छे से सीख सकते हो, आप जब चाहो तब कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये जो रिसर्च फील्ड है इसे चूज करने से आप कॉर्पोरेट में तो जा सकते हो पर कॉर्पोरेट से रिसर्च में नहीं आ सकते हो। तो इस वजह नहीं से आ मैंने रिसर्च फील्ड चूज किया, एक सेफ साइड रहेगा। सकते। नहीं, सही कहा। तो अगर अच्छा, जैसे आपने कहा कि काफी ले ऑफ हो रहे हैं, तो इस चीज पे आप क्या सोचोगे कि काफी लोग जो जॉब्स करते हैं उनको निकाल दिया जाता है बाद में, उनके लिए रहता है, तो इसमें क्या पे व्यूज है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने भी किसी भी कॉलेज से सीरियसली बीटेक किया हुआ है तो फिर वो बेरोजगार तो नहीं रह सकता है, अनएम्प्लॉयड तो नहीं रह सकता वो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हाँ, लोगों को ऑप्शन पता नहीं होते, वो बात अलग है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो अगर आप कोई बंदा बीटेक कर रहा है तो उसे ऑन कैंपस वो अप्लाई कर सकता है, कंपनीज जाते हैं। अगर ऑन कैंपस कुछ नहीं हो रहा उसका तो वो ऑफ कैंपस कर सकता है। अगर उसने बीटेक सीरियसली किया हुआ है तो वो गेट के लिए भी ट्राई कर सकता है। और गेट के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही बहुत सारी पीएसयूज हायर करती हैं, डीआरडीओ हायर करता है, एनटीआरओ हायर करता है, इसरो हायर करता है गेट के स्कोर से ही। अगर आप इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं जा सकते हो, ना आप ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट हुआ, ना ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, ना आपको पीएसयूज मिले, ना आपको डीआरडीओ इसरो एनटीआरओ मिला, तो आप फिर आईआईटी एनआईटी में जा सकते हो एमटेक करने के लिए। और वहां पे भी आप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हो, एसोसिएट साइंटिस्ट रोल के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर आपका बहुत ही ज्यादा बैड लक हुआ, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल पीएचडी भी होती है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। और अगर मैं करंट सर्वे की बात करूं तो आई थिंक आईआईटीज में और एनआईटीज में 6,000+ प्रोफेसर की जॉब खाली है। तो अगर आपने एमटेक कर लिया तो आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा सकते हो, और वहां पे उसकी सैलरी स्टार्टिंग होती है 55,000 45,000 ऐसे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड। तो अगर आपने बीटेक सीरियसली किया तो आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते हो। बस ये चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता क्या चल रहा है आज के लिए। हाँ, ये बात अलग है, अगर सब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना चाहता है तो पॉसिबल नहीं। सब कोई वेब समझ डेवलपर ही बनना चाहता है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को सेम जॉब प्रोवाइड करवाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो हमें नई नई चीजें ट्राई करती रहनी चाहिए, हर एरिया में हमें जाना चाहिए। तो बट आपने ऐसा लेकिन मुझे लगता काफी चीजें ट्राई करी, जैसे आपने कहा था आपकी एक वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप है, तो फिर वो आपने है। कैसे हाँ, करी? मुझे सैप लैब का एक समर प्रोग्राम आता है वेब डेवलपर के लिए, तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन आई थी लिंक्डइन पे। तो मैं वहां पे गया और मैंने वेब डेव में आई थिंक उस टाइम पे 2-3 प्रोजेक्ट कर रखे थे ठीक ठाक। और मुझे नॉलेज भी थी फ्रंट एंड की ठीक ठाक, और फ्रंट एंड की ही वो इंटर्नशिप थी। और मैंने अप्लाई किया था, फिर उसका एक असिस्टेंट कोडिंग कोडिंग राउंड हुआ था, उसके बाद फिर इंटरव्यू राउंड हुआ था।
और लकली आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट इंटर्नशिप। और वो 3 मंथ की इंटर्नशिप थी। मैंने कई चीजें वहां से भी सीख दी कि कॉर्पोरेट में कैसे जॉब होती है, कॉर्पोरेट का कल्चर कैसा होता है, और हम्म। आप एक एफिशिएंट वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने वहां से भी सीखी है कई चीजें। ओके। एंड मैं आपसे ये चीज पूछना भूल गई कि जो आपने इंटर्नशिप लिया था, रिसर्च इंटर्नशिप, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा था? मतलब आपने मेल भेजी, आपको रिप्लाई बैक आया, and उसके बाद आपके कुछ कॉन्टेस्ट हुए या कुछ राउंड्स? जो रिसर्च इंटर्नशिप का मेन होता है वो होता है रिज्यूमे सिलेक्शन। रिज्यूमे सिलेक्शन ही बहुत ज्यादा टफ होता है। अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हुआ तो आई थिंक मैं कहता हूँ कि 40% सिलेक्शन आपका हो चुका है। उसके बाद फिर मेनली डिपेंड होता है इंटरव्यू पे, क्योंकि इंटरव्यू कोई साइंटिस्ट एफ या साइंटिस्ट बी ले रहा होता है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका इंटरव्यू इन डेप्थ भी चला जाए। जैसे अगर आपने मशीन लर्निंग फील्ड चूज की है, हो सकता है आपको इन डेप्थ मशीन लर्निंग फील्ड के बारे में ही पूछ ले, या फिर उनकी लैब में जो कुछ आपसे पूछ लें, या फिर आपके रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट मेंशन है उससे भी बहुत ज्यादा इन डेप्थ जा सकते हैं। पर जो बेसिकली होता है वो आपका रिज्यूमे सिलेक्शन होता है। उसके बाद फिर रिज्यूमे से ही मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर जो मेरा केस था उसमें उन्होंने जो उनकी लैब में प्रोजेक्ट चल रहा था उसके बारे में भी पूछा था कि अगर ये प्रोजेक्ट चल रहा है आपको क्या लगता है, आपका क्या ओवरव्यू है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो हाँ, अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया और आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आई थिंक यू गॉट सिलेक्टेड तो फॉर द जो इंटर्नशिप। क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू में, वो काफी काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, मेनली इन डेप्थ होते हैं क्योंकि आपका जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो साइंटिस्ट ही होता है। मेनली साइंटिस्ट बी या साइंटिस्ट एफ में से कोई एक होता है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हाँ इन डेप्थ जा सकती है चीजें। तो आप अपना जो कॉलेज का एक्सपीरियंस बताओगे, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर जो फ्रेशर्स हैं सेकेंड ईयर, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे अपनी कॉलेज के रिगार्डिंग? अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरा कॉलेज मेनली प्लेसमेंट ओरिएंटेड था, पर अब वो रिसर्च ओरिएंटेड भी धीरे धीरे हो रहा है। वहाँ पे रिसर्च लैब इस्टेब्लिश की गई है। और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे कॉलेज ने पेपर पब्लिश करने में, अपने रिसर्च कैरियर को इन्हांस करने में। मुझे आई थिंक मिड ऑफ थर्ड ईयर के बाद मुझे कभी भी क्लास पे नहीं बैठना पड़ा रेगुलरली। मैं रिसर्च लैब में बैठता था, अपना रिसर्च का वर्क करता था। और अगर कोई फ्रेशर है जो अभी 12th पास आउट हुआ है और उसे कोई बहुत ज्यादा अच्छी आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी नहीं मिल रही है, तो मैं प्राइवेट कॉलेज में पीएसआईटी जरूर सजेस्ट करूंगा कि उसे जाना चाहिए। क्योंकि वो प्लेसमेंट पे भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। आपके सेकंड ईयर से ही प्लेसमेंट की सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो तो रिसर्च को सपोर्ट करने वाले भी प्रोफेसर काफी हैं। तो हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा प्राइवेट कॉलेजेस में पीएसआईटी जरूर। ओके। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस दोगे जो कि रिसर्च इंटर्नशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर परस्यू करना चाहते हैं? हाँ, कि आप ये मत सोचिए कि अभी सेकेंड ईयर में ही है तो ठीक है थर्ड ईयर में आके करेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो फर्स्ट ईयर में ही पेपर पब्लिकेशंस पे ध्यान देते हैं, फर्स्ट ईयर में ही डीएसए स्टार्ट कर देते हैं बहुत अच्छे से। तो आपको फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत ध्यान इस पे देना चाहिए, और सेकेंड ईयर में आते आते आपको जान लेना चाहिए कि हाँ अगर आपको रिसर्च इंटर्न में जाना है या फिर रिसर्च फील्ड में जानी है या फिर आगे मास्टर डिग्री करनी है, तो फिर आपको पेपर पब्लिकेशंस और इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ वन पार्टिकुलर टॉपिक और वन पार्टिकुलर फील्ड आपको चूज करनी चाहिए कि हाँ मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, और उस फील्ड को बहुत अच्छा करना चाहिए आपको। और उसके बाद फिर आपको प्रोफेसर के साथ अलाइन होना चाहिए, प्रोफेसर के साथ काम करना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि इन्होंने पीएचडी कर रखी है तो ये कैसे काम करते हैं, और कैसे आप एक बिटर पेपर को पब्लिश कर सकते हैं। कई सारे जर्नल होते हैं जैसे IEEE हो गया, SCI हो गया, स्प्रिंजर हो गया, और सब क्वालिटी कंटेंट ही मांगते हैं। तो पेपर पब्लिकेशन एक चीज होती है और एक बहुत अच्छा पेपर भी होता है, बेटर पेपर पब्लिकेशन, ये सारी चीजें भी होती हैं। वहां पे भी होता है कि हाँ पेपर ठीक ठाक है, पेपर बहुत अच्छा है, पेपर A1 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करोगे तो जाके चीजें धीरे धीरे एनहांस होंगी, धीरे धीरे जाके वो बहुत अच्छी होंगी। तो आपको ट्राई करना चाहिए सेकेंड ईयर से ही मेनली इन सब चीजों को। ओके, सो थैंक यू सो मच। लाइक जो भी आपने एक्सपीरियंस शेयर करा, जो भी आपने इंसाइट शेयर करा है, होप कि जो भी हमको देख रहे होंगे ऑडियंस, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए। आपका जो भी डाउट है हम अपने नेक्स्ट मेंटर या फिर सेम मेंटर से रिकनेक्ट करके ज़रूर पूछेंगे। And also, if you want to be our next mentor, do fill out the Google form. Google form is added on my Insta bio. Insta ID is in the description box. And ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसे लगे, आपको आगे कैसे सेशन चाहिए, बिकॉज योर फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।